अभिनंदन। आज की इस पत्रकार वार्ता को आप सबको संबोधित करेंगे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, एआईसीसी मेंबर, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार आदरणीय विनोद वर्मा जी, इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता भाई आरपी सिंह जी, भाई धनंजय ठाकुर जी, आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी, एआईसीसी के सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेटर भाई आयुष पांडे जी, आप सबका स्वागत, अभिनंदन। अब मैं सीधे माननीय विनोद वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि आप सब, माननीय राधिका जी से अनुरोध है कि पता चाहिए, माननीय विनोद वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वे आप सबको संबोधित करें। नहीं, आप बैठो ना, वहीं बैठेंगे आप वहीं बैठेंगे। थोड़ा सा अटपटा है कि मैं उधर नहीं हूँ, इधर हूँ। इस पत्र वार्ता में मेरे साथ मौजूद संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद जी और हमारी एआईसीसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेरा जी, आरपी सिंह जी, धनंजय भाई, सुरेंद्र जी और आयुष, सोशल मीडिया के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जो हैं आयुष पांडे जी, और आप सब पत्रकार साथियों, सबका स्वागत है। विषय आपको पता है। मेरा पत्रकारिता का जो पेशेवर जीवन है वो बहुत बड़ा है और उसकी तुलना में राजनीतिक जीवन थोड़ा छोटा है, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरे घर में जो धूल है वो भी मेरे ही पैर की है। अगर उसमें कुछ और शामिल है तो आप जैसे मित्रों के घर आने से जो धूल आती वही होगी। उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है इस तरह का जिस पे आप शक कर सकें। और मेरे घर में कल डकैती हुई है, लूट हुई है, रहजनी हुई है, और इसको मैं पुख्ता आधार पे कह रहा हूं। जो बयान ईडी ने मुझसे लिया है उसमें भी मैंने ये दर्ज करवाया है कि आप मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो लूट है और रहजनी है, रॉबरी है, डकैती है। जितना सोना मेरे घर में मिला वो 2005 में मैंने पहली बार सोना खरीदा था। मैं खरीदने लायक तभी हो पाया था, और 2005 से 2023 तक जितना भी सोना खरीदा उसका एक एक का बिल मैंने प्रोड्यूस किया है। एक एक बिल, सिर्फ एक गहने को छोड़कर जो मेरी पत्नी को उसकी शादी में मिला था उसका बिल मेरे पास नहीं था। उसके अलावा पूरा बिल मैंने प्रोड्यूस किया। उसके अलावा 6 अतिरिक्त बिल मैंने दिए। जो शादियों में भांजे की शादी हुई तो उसकी बहू को देने के लिए जो गहना खरीदा, और किसी भतीजे की शादी हुई तो उसके यहां देने के लिए जो सोना खरीदा उसका बिल दिया। इसके बावजूद ईडी सारा गहना जब्त करके ले गई कि आप इसका पुख्ता सबूत नहीं दे रहे हैं कि यह गहना कहां से खरीदा। पूरा बिल मैंने प्रोड्यूस किया, और वो जो बिल प्रोड्यूस किया है तो ये जो कागज उन्होंने मुझे जाते हुए दिया है उस कागज में पूरे का विवरण है। उनकी अपने कागज में विवरण है कि कितना सोना हमने खरीदा और कितने का बिल प्रोड्यूस हुए। ये लिखा हुआ इसमें कि इतने का बिल प्रोड्यूस हुआ, इसकी वैल्यू इतनी है। जब मैंने पूछा कि आप अलाउंस कितना है, कितना गहना रख सकता है कोई घर पे, तो बोले वो सब आईटी एक्ट में है, ईडी एक्ट में नहीं है। आप मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने कहा संतुष्ट कैसे कर सकता हूं, ये सारे बिल मैं आपको प्रोड्यूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा इस बिल को आपने पे कैसे किया है उसका सबूत आपके पास नहीं है। तो भारतीय कानून में पहली बार ये प्रावधान जोड़ना पड़ रहा है कि अगर आप कोई चीज बिल से खरीदते हैं, कच्चे में नहीं खरीदते हैं, नगद से नहीं खरीदते हैं, तो उस बिल के पेमेंट का मोड भी आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा।
ये आईपीसी और सीआरपीसी को नए सिरे से डिफाइन कर रहे हैं। जो नगद मेरे यहां से ले गए 2,55,300 रुपए लेके गए, पूरे घर में हर जगह कोना कोना छान मारा उन्होंने, निकाले। मेरे बेटे की जो शादी हुई थी उसमें जो उपहार स्वरूप उसको जो लिफाफे मिले थे वो लिफाफे पड़े हुए थे, वो सारे लिफाफे खोल के पैसे निकाले उन्होंने, उसका हिसाब नहीं बनाया। फिर जो नगद मिला था, मेरे बेटे ने ईमेल पर पूरा एड्रेस, पूरा सबूत रखा हुआ था कि किस लिफाफे में कितना पैसा निकला, उस गेस्ट का नाम लिखा हुआ है और उसका पूरा अमाउंट लिखा हुआ है। वो पूरा प्रोड्यूस कर दिया कि देखिए इतने पैसे आए थे, इसमें से इतने पैसे बचे हैं, ये वही पैसे हैं। उन्होंने कहा आप मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो अधिकारी आपके यहां छापा मारने आया है उसकी मंशा क्या है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है बजाय इसके कि वो सबूत क्या मांग रहा है आपसे। हर उस चीज का जिसके बारे में मुझे सबूत देना चाहिए था, मैंने सबके सबूत दिए हैं। मेरे बैंक अकाउंट के डिटेल्स उनके पास है। मैंने कहा ये पैसा इस बैंक से हुआ है, ये पैसा यहां हुआ है, ये मेरा मकान है, इस पर इतना लोन चल रहा है, इसकी इतनी EMI चल रही है, और सब आप चेक कर लीजिए। तो अब सवाल यह है कि ये इसको रहजनी और डकैती के अलावा क्या कहा जाए कि आपके घर में पूरे कागज हैं, पूरे सबूत हैं, और उसके बाद भी आपसे पूछा जा रहा है कि इसके सबूत दे दीजिए। किसी खरीदी के बिल के अलावा क्या हो सकता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है 49,000 से ज्यादा अगर आप पे करते हैं तो पैन कार्ड अटैच करना पड़ता है। तो या तो मैंने प्लास्टिक मनी से पे किया है या मैंने बैंक से ट्रांसफर किया है। और मेरे घर के गहने 2 ही बार खरीदे गए, एक बार मेरी पत्नी के जन्मदिन पर और एक उसके हमारी मैरिज एनिवर्सरी पर। 2 ही दिन खरीदते हैं हम लोग गहने, और उसमें से आधे गहने जो हैं वो एक गहना बनाने वाली कंपनी, बड़ी कंपनी में किस्तों में पैसा जमा कर करके खरीदा हुआ है। बोले ये बर्डन ऑफ प्रूफ आपका है, आपने कैसे खरीदा ये आप लेके आइए। और इसका आधार क्या है, इस छापे का आधार क्या है? इस छापे का आधार मैं बताता हूं आपको। इस छापे का आधार इस एक पत्रिका में छपी हुई कहानी है। जगत विजन नाम की एक पत्रिका है जिसकी संपादक जो है विजया पाठक हैं, और विजया पाठक ने इसमें एक कहानी लिखी है, सत्य कथा, मनोहर कहानियां जैसी कहानी है इसमें। तो इनकी मनोहर कहानी में यह लिखा हुआ है कि एक कोई रवि उप्पल हैं जो मेरे बेटे के ससुराल की तरफ से रिलेटिव हैं। इसमें लिखा गया है कि एक कोई चंद्रभूषण वर्मा है जो मेरे रिलेटिव हैं, और वो उनकी मेरी सहायता से ये पूरा रैकेट चलाते हैं। इस कहानी में लिखा हुआ है। तो एक पत्रकार के नाते आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि फिर मैंने इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। इक्कीस दिसंबर 2022 को दुर्ग पुलिस अधीक्षक, IG पुलिस दुर्ग और DGP तीनों को मैंने लिखित शिकायत दी है इस पत्रिका की कॉपी लगाकर कि ये पत्रिका ऊल जलूल कुछ भी लिख रही है जिसका कोई आधार नहीं है। पर ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इनके पास बहुत सारे सबूत इस कहानी के हैं, तो इनको बुला के जांच की जाए और इसमें मेरी भूमिका की भी जांच की जाए। इसकी अंतिम पंक्ति मैं पढ़ के सुनाता हूं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं पुलिस की जांच में पूर्ण सहयोग करने के लिए को सहर्ष तैयार हूं, और जब भी आवश्यक होगी मैं जांच टीम के सवालों का जवाब देने के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगा। यह दिसंबर 2022 को मैंने लिख के भेजा पुलिस को। कल मैंने ED वालों को भी यह कॉपी दी कि ये मनोहर कहानी पढ़ के आप आए हैं। ये जो माननीय पत्रकार हैं, इसके बारे में छत्तीसगढ़ में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन है, इनका क्या चरित्र है, इनकी क्या पत्रकारिता है, इनकी क्या पृष्ठभूमि है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इनके खिलाफ मैं पर्याप्त कानूनी मुकदमे करने वाला हूं, पर्याप्त कानूनी कार्रवाई करने वाला हूं, जिसकी शुरुआत मैं कर चुका हूं।
आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध रहूंगा और मैं बताता रहूंगा आपको कि मैं क्या कानूनी कार्रवाई करने वाला हूं। अब सवाल यह है कि इसका आधार अगर यही है तो इनको सबूत लेके आना चाहिए। चंद्रभूषण वर्मा मेरा रिलेटिव नहीं है, दूर दूर तक मेरा रिलेटिव नहीं है, मुख्यमंत्री जी का रिलेटिव नहीं है। वो पुलिस डिपार्टमेंट में है। मेरी एक बार मुलाकात हुई है 2.5 साल पहले, और वो मैंने उनको बुलवाया था ये कहने के लिए कि मेरा नाम लेकर अगर तुम कहीं पर कुछ बात करते हो तो मैं तुमको नौकरी से भी हटवाऊंगा और जेल भी भिजवाऊंगा, मैं मुकदमा दायर करूंगा तुम्हारे खिलाफ। उसके बाद से मेरे दफ्तर में वो आया नहीं है। तो उसकी जो भी भूमिका इस सट्टेबाजी में है, महादेव ऐप में है, उसकी पहले जांच कर लेते, तहकीकात कर लेते, उसके बाद आते। तो ईडी तो इन दिनों इस तरह हो गई है कि कोई कहे कि आपका कान कौवा ले गया है तो कौवे के पीछे भागने लगेंगे। कान टटोल के देखने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वो कहीं और से संचालित होती है। छापे के दौरान जो बातें हमारी हुई हैं, जब गहने मिल गए, जब उसके बिल मिल गए तो उन्होंने फोन किया कि सर पूरे जो गहने हैं उसके पूरे के बिल हैं। तो कुछ उधर की आवाज तो मैं सुन नहीं सकता था, उधर की आवाज में कहा कि कुछ कहा होगा। उन्होंने कहा पर सर पूरे के बिल हैं, एक्स्ट्रा बिल भी हैं जिसके गहने अभी नहीं है पर ये दिखा देंगे बोल रहे हैं, अलग अलग जगह गिफ्ट में दिए हुए हैं या बहू के मायके में रखे हुए हैं। तो वहां से निर्देश जो आया, उन्होंने जी सर जी सर जी सर कहा और कहा सर मैं इसको सीज करूंगा। तो जो जांच अधिकारी आपके आ रहा है, जो छापा डालने आ रहा है, वो दरअसल खुद ये फैसले नहीं ले रहा है। तो ये फैसले कहां हो रहे हैं, इसका आधार क्या है? या इस पत्रिका में छपी हुई कहानी है, या एक पुलिस वाले का बयान है, या एक गृह मंत्री का सपना है कि किसी तरह जो है इस सरकार में जो लोग भी, इस कांग्रेस पार्टी में जो लोग भी चुनाव के दृष्टि से काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, उनकी प्रशिक्षण से लेकर चुनावी रणनीति तक काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को किसी न किसी तरह से हाशिए पे डाल दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, किनारे कर दिया जाए। या ये एक प्रधानमंत्री की तानाशाही है, एकदम परफेक्ट तानाशाह की तरह जो है वो काम करता है, जिसमें अपने सारे प्रतिद्वंदियों को रौन दो, कुचल दो, मार दो, जेल में भर दो। विपक्ष नाम का कोई संस्था बचे ही मत, विपक्ष नाम की। इसके अलावा कोई चीज हो नहीं सकती। कोई भी जांच एजेंसी अगर कहीं कार्रवाई करने जाती है तो एक आधार लेकर जाती है। कल मैं बार बार उनसे पूछता रहा कि क्या आधार है बता दीजिए, इस मनोहर कहानी के अलावा, इस सत्य कथा के अलावा तथाकथित। उनके पास कोई जवाब नहीं था। बोले ये हम आपको नहीं बता सकते। और क्यों करना चाहते हैं? आप सब जानकार समझदार पत्रकार हैं, आप जमीन पर रहते हैं, आपको पता है कि यहां की राजनीतिक परिस्थिति कैसी है और आने वाले चुनाव में परिणाम क्या आने वाले हैं। इन चुनावों के परिणाम को जनता के वोट से बदलने की बजाय भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता अन्यान्य तरीकों से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश क्या है? ये कोशिश ये है कि मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द सभी लोगों को लपेट लिया जाए। राजनीतिक दल की तरह कांग्रेस पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उन सब लोगों को परेशान किया जाए, प्रताड़ित किया जाए, जेल में भर दिया जाए, या इतना डरा धमका दिया जाए कि वो चुपचाप घर पे बैठ जाएं। और सवाल यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग की ये जांच करना चाहते हैं, सट्टेबाजी की जांच करना चाहते हैं। ये बहुत स्वागत योग्य का कदम है। छत्तीसगढ़ पुलिस भी जांच कर रही महादेव ऐप की, बहुत लोगों को गिरफ्तार किया है। और पहले हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं
कि जब छत्तीसगढ़ की पुलिस यूपी में जाती है गिरफ्तार करने के लिए, तो यूपी पुलिस जो है छत्तीसगढ़ पुलिस पर कार्रवाई करती है कि ये सट्टेबाजों को मत पकड़ो। और सट्टेबाजी के खिलाफ आपकी भावना क्या है, ये हम समझ रहे हैं। लूडो जैसे खेल को केंद्र सरकार के नियमों ने जुए में बदल दिया है, क्रिकेट के खेल को जुए में बदल दिया है, शतरंज को जुए में बदल रहे हैं। केंद्र सरकार के नियमों, जीएसटी लगा रहे हैं। लूडो पे सट्टा खेलोगे तो जीएसटी लगेगा। ये राज्य सरकार नहीं कर रही है, ये भूपेश बघेल जी नहीं कर रहे हैं। ये केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री के प्रधानमंत्री की सहमति से एक कानून बना है कि लूडो को सट्टा बनाओ और सट्टे पर जीएसटी लगाओ। तो जो लोग जुए पर सट्टेबाजी कर रहे हैं, जो साधारण लूडो जैसे खेल को सट्टेबाजी में बदल रहे हैं, वो यहां पर आकर बता रहे हैं कि हम सट्टेबाजी की जांच करेंगे। इससे ज्यादा दोहरे चरित्र का कोई और उदाहरण नहीं हो सकता। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी का राज्य नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों इन केंद्रीय एजेंसियों के भरोसे चुनाव लड़ना चाहती हैं, चाहे वो ईडी हो कि आईटी हो कि सीबीआई हो, उन्हीं के भरोसे चुनाव लड़ना चाहते हैं। कल जो कार्रवाई मेरे घर पर हुई है, मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे खिलाफ कोई सबूत ले आएंगे। मुझे गलत साबित कर दें, मुझे ये साबित कर दें कि मेरे पास किसी भी रास्ते से, किसी भी तरीके से, किसी व्यक्ति के जरिए एक अठन्नी भी आई है। मैं अठन्नी की बात कर रहा हूं। जो सीबीआई के जो कल बयान रिलीज जारी हुआ है, उसमें 65 करोड़ रुपए की बात है। मैं 65 करोड़ रुपए में से एक अठन्नी की बात कर रहा हूं कि एक अठन्नी भी मेरे पास आई हो और बता दें ये। तो साथियों, मैंने बात अपनी शुरू की थी कि मेरे घर की धूल भी मेरे पैर की है, मेहनत की कमाई से निकली है। मेरे घर में 6 मेंबर हैं और 6 के 6 अर्निंग हैं। मेरी मां जो है उसको मेरे पिताजी की पेंशन आधी मिलती है। और इस प्रदेश में और कोई कुछ भी मेरे बारे में कह ले, कोई भी अफवाह डाले, मैं उन चीजों से दूर रहा हूं जिसमें दलदल है, जिसमें जरा भी आरोप लग सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे अपना सलाहकार बनाया, तो ये मेरा दायित्व भी था और मैं अपना कर्तव्य भी समझता हूं कि मैं उनकी छवि पर दाग ना लगने दूं। मेरे किसी काम से उनकी छवि पर दाग न लगे, सरकार की छवि पर दाग न लगे, कांग्रेस पार्टी पर दाग न लगे। मैं एआईसीसी मेंबर हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधि हूं, और उस नाते भी मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मेरे किसी कृत्य से, किसी काम से पार्टी की छवि पर, सरकार की छवि पर मैं दाग नहीं लगने दूंगा। पिछली बार भी कोशिश हुई थी, चुनाव से पहले मुझे गिरफ्तार भी किया गया था, मामला दर्ज किया गया था ब्लैकमेलिंग का। मामला सीबीआई को गया, सीबीआई ने भरपूर कोशिश कर ली, आके ये बोलते रहे कि आप उनका नाम ले लो, उनका नाम ले लो, उनका नाम ले लो। जब मैंने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है कि सीडी किसने बनवाई है, रमन सिंह ने बनवाई है। उनके ओएसडी सीडी देखने गए थे, ये सब सबूत मैंने दे दिया, हवाई जहाज का टिकट दे दिया, डिटेल दे दिया। तो आखिर में जो चालान प्रस्तुत हुआ, पता नहीं आपकी जानकारी में है कि नहीं है, याद है कि नहीं है, जो चालान प्रस्तुत हुआ उसमें वो धारा हट गई ब्लैकमेलिंग की, जिसके तहत मुझे जेल में रखा था। वो मुकदमा नहीं है। मुझे 62 दिन जिस मामले में जेल में रखा, वो मामला है ही नहीं। तो अब मामला क्या बचा है उसमें? मामला बचा है कि एक सीडी मेरे पास थी, वो रायपुर शहर में लगभग हर पत्रकार के पास थी जब मेरे पास थी, हर पत्रकार के पास थी, और उसको बंटवाया रमन सिंह जी ने था, उनके ओएसडी ने बंटवाया था, हर पत्रकार को भेजा उन्होंने था। चूंकि मैं उस समय भी कांग्रेस पार्टी के साथ इलेक्शन के लिए काम कर रहा था, इसलिए मैं निशाने पर था। आज भी मैं निशाने पर इसीलिए हूं। भाजपा के निशाने पर कांग्रेस पार्टी है और उनके सारे वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं इस पर। तो मैं अपनी तरफ से इतनी बात कहना चाहता था, और मुझे लगा कि मैं पहली बार यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आया,
क्योंकि मुझे लगा कि बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं आपको तथ्यों से अवगत करा दूं। और ये जितनी कहानियां चल रही हैं उस मनोहर कहानी में आप मत शामिल हो जाएं, आप उस गलतफहमी में ना पड़ें। मैं हर वक्त उपलब्ध रहता हूं और ये रणनीतिक रूप से मैंने फैसला किया था कि मैं आप सब साथियों से अन्य विषयों पर बात नहीं करूंगा, इसलिए मैं बात नहीं करता। पर हर वक्त मैं बात के लिए उपलब्ध रहता हूं। आपको किसी भी चीज में संशय हो, कोई सवाल हो तो पूछिएगा, और अभी आपके सवालों का जवाब मैं देने के लिए तैयार हूं। इनपुट तो है, यही अकेला इनपुट है उनके पास, यही अकेला इनपुट है। दूसरा एक वो पुलिस वाले का बयान है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि किसी एक व्यक्ति के बयान पर, किसी एक व्यक्ति के डायरी में दर्ज बातों से किसी व्यक्ति को अभियुक्त नहीं बनाया जा सकता। तो ये इस इनपुट के आधार पर अगर वो आए हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि उनके पास इनपुट है तो वो जाहिर करें कि क्या इनपुट है। अवधेश जी, कुछ तो वो जाहिर करेंगे। दूसरा, संतुष्ट करने की बात। संतुष्ट करने की बात यह है कि आपने कहा कि हम मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए आए हैं, तो अगर मैं ऐसी कोई सबूत नहीं दे पाऊं आपको जो पोजीशन में मेरे है, कोई मकान है, कोई जमीन है, कोई गहना है, कोई रुपया है, और उसके सबूत ना दे पाऊं, तब तो आप ले जाइए। पर मैं जब आपको सबूत दे रहा हूं और उसके बाद भी आप सीज कर रहे हैं उसको, अगर आप जब्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे संतुष्ट तो कर दीजिए कि आपका आधार क्या है इसको करने का। मैं पत्रकार हूं, मैं कानून का ज्ञाता नहीं हूं, पर इतनी सामान्य समझ भी मेरी कानून की है जो ये कहती है कि अगर मैं सबूत दे रहा हूं आपको, तो आप इसको सीज नहीं कर सकते। अवधेश जी, हम वो शेर है, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, तो ये पत्रकारों के लिए था। और राजनीतिक दलों के लिए तो यही है कि हम अपना सवाल लेके तो हम जनता के बीच जाएंगे, हम अपनी शिकायतें लेकर जनता के बीच जाएंगे कि अब जो है वो सारे तंत्र इतने बहरे हो चुके हैं कि हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी। हमारा पूरा विश्वास जनता पर है और हमको पूरा भरोसा इस बात पर है कि हम जो बात कहेंगे वो जनता समझती है, वो जनता समझेगी। वो जनता दिसंबर 2018 में भी समझ चुकी थी, वो आज भी समझेगी। तो हमारा रास्ता तो सड़क ही है, हमारा रास्ता तो मतदान ही है। कल इसमें बोले हम पोंगा पंथ है भाजपा का, रीढ़ जो है उसमें पोंगा पंथ के बहुत सारे जो हैं वो हैं। हो सकता है कि वो लोग ऐसा कोई दिन तिथि मुहूर्त तय करते होंगे, पर करते तो बुरा ही काम है। मुहूर्त अच्छा निकालते होंगे अपने हिसाब से, पर करते तो बुरा ही काम है वो। जी अनिल जी, जी हाँ, यही ये पक्की हार रहे हैं। यहां पूरा विश्वास है उनको, मतलब अंतरात्मा जानती है उनकी कि यहां नहीं जीत रहे हैं, तो इसलिए बहुत यहां प्रेम उनका बहुत उमड़ता है। ये अब इससे पहले भी हम लोग देखते रहे कि कुछ प्रताड़ना के मामले भी आए, तो आप लोग कोर्ट में अभी भी कोई भरोसा है, कोई केस करेंगे, न्यायपालिका के ऊपर जाएंगे, क्या करेंगे आगे, मतलब लीगल क्या चलेंगे? ये प्रताड़ना के खिलाफ मैं कोर्ट नहीं जाने वाला हूं। मैं तो ईडी के रास्ते से ही उसको निपटने के पक्ष में हूं। पर ये जो पत्रिका है, इस मनोहर कहानी के खिलाफ मैं अदालत जाऊंगा और इसको आपको मैं सूचित भी करूंगा। अनिल
सवाल आपने बहुत जायज उठाया। केंद्र सरकार जो है वो सट्टे पर भी जीएसटी लगा के उसको बेच कर रही है। महादेव सट्टा जिस तरह छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार में शुरू हुआ, क्या ये जायज है? क्या इससे बंधन नहीं लगना चाहिए? और सबसे बड़ी बात कि जो बीजेपी सरकार की जो चिट फंड घोटाले, आपकी सरकार ने जनता की राशि वापस कराई, इसको लेकर वाहवाही है। लेकिन महादेव सट्टा पहले से क्या ये चलना चाहिए? क्या इससे सरकार कोई कार्रवाई कैसे? एक मैं आपको थोड़ा सा संशोधन चाहता हूं। आपने जो कहा कांग्रेस सरकार में महादेव ऐप सट्टा शुरू हुआ, ये आपत्तिजनक है। ये उसकी डेट निकालिएगा तो ये रमन सिंह सरकार के समय से चल रहा है, ठीक है। और वो सरकार की उसमें भूमिका नहीं है, चाहे वो भूपेश जी की सरकार हो चाहे रमन सिंह की सरकार हो। ये अवैध एक सट्टेबाजी का कारोबार है और वो सरकार के संरक्षण में नहीं चल रहा है। पहले रहा होगा क्योंकि चिटफंड को उन्होंने बहुत संरक्षण दिया, तो मुझे नहीं पता, पर सरकार के समय शुरू हुआ ये कहना गलत है। एक दूसरी चीज, इतनी कार्रवाइयां हो रही हैं, 95-98 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और यूपी तक जाके हम गिरफ्तारी कर रहे हैं, तो आपको और कितने सबूत चाहिए कि हम इसको बंद करना चाहते हैं? जहां तक इलीगल सट्टेबाजी का सवाल है, तो केंद्र सरकार की भूमिका इतनी दिखती है कि सट्टा तो आप खिला सकते हो बशर्ते आप मुझे जीएसटी पे कर दो। तो शायद महादेव ऐप के संचालकों को ये बात समझ में आई नहीं ठीक से, और केंद्र सरकार शायद यही समझाने की कोशिश कर रही है कि बेटा सट्टा तो खेल सकते हो, जीएसटी भर दो। रूपेश जी, एक सवाल मेरा ये है कि आमतौर पे ईडी जो है छोटी कार्रवाई करती है, उसकी 4 दिन के बाद कोई जानकारी बड़ी कार्रवाई तो बड़ी जरूरी है, कुछ सामने किस तरह से ना अच्छा है, कायदे से यही करना चाहिए कि जिस दिन कार्रवाई हो उसी दिन प्रेस रिलीज आ जाए। पर मेरी आपत्ति यह है कि जांच एजेंसी ईडी है, पर उसके वकील को ये कैसे अधिकार मिल गया कि वो कहे कि फला ने पूछताछ में ये कहा है कि फला का नाम है। चंद्रभूषण वर्मा ने अपने बयान में जो पूछताछ हुई है उस बयान में कहा है कि विनोद वर्मा की भूमिका है। ये वकील को ये एक्सेस कैसे है? मेरा सवाल ये है कि एक्सेस उसको कैसे है? ये तो बहुत अच्छा है कि जिस दिन आपने कार्रवाई की उस दिन प्रेस रिलीज दे दीजिए ताकि कयास ना लगाए जा सके आपने जो किया है। और उनके प्रेस रिलीज में क्या लिखा हुआ है, मैं आपको प्रेस रिलीज पढ़ के सुनाता हूं। ईडी के प्रेस नोट के पहले नारायण कांग्रेस का प्रेस नोट आ गया था। Although ASI Chandrabhushan Verma is not very senior officer in police hierarchy, but though his relationship with Vinod Verma, political advisor to CM, and with help of money power received from kickbacks sent to Ravi Uppal in Dubai, he has managed to influence senior officers. ये इनकी प्रेस रिलीज में है। मैं ईडी से और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से दोनों से ये पूछना चाहता हूं कि सीबी वर्मा और मेरे बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनके पास क्या सबूत हैं? क्या मेरे फोन पर बात होती थी? क्या वो मेरे घर आते थे? क्या मेरे दफ्तर में रेगुलर आते थे? क्या मेरे किसी रिश्तेदार से उनके रेगुलर मुलाकात थी? कुछ तो सबूत देंगे कि सिर्फ आरोप लगा के निकल जाएंगे? तो सीडी को इस तरह के बयान देने से पहले ये सबूत दिखाना चाहिए कि मेरे और किसी अपराधी के, किसी और अभियुक्त के बीच क्या संबंध है। तो ये कोई कानूनी कार्रवाई करने नहीं आए थे, वो राजनीतिक कार्रवाई करने आए थे। जो बातचीत है वो मैं बता दूं तो मतलब आपको लगेगा कि अच्छा इस तरह की बात भी ईडी के ऑफिसर करते हैं। कम से कम 5 बार ईडी के जो छापे मारने वाली टीम आई थी उन्होंने मुझसे और मेरे परिवार के सदस्यों से कहा आपको तो पता है सर ये सब क्यों हो रहा है। अगर आप मेरे पास मनी लॉन्ड्रिंग का केस की जांच करने के लिए आए हैं, छापे मार रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं आपको तो पता है सर क्यों हो रहा है, व्हाट डज इट मीन? क्या कहता है ये? और मुझे क्या समझना चाहिए और आप क्या समझते हैं? आपको तो पता है सर क्यों हो रहा है। There is no charge sheet. There is press release only. I'm just saying they have to produce a proof
that I have a relationship with somebody they caught and they have recorded a statement. If they can corroborate that statement, they have to have some physical proof also. The proof of burden is on them. That they have to produce some kind of proof that I have a relationship with certain people. And what is the way of producing the proof? They know it better. They are the investigating agency, I am not. देवव्रत जी, आपका हो गया सवाल। देवव्रत जी, जिस तरह से आपके संबंध बताए गए हैं प्रेस रिलीज में चंद्रभूषण वर्मा से, चंद्रभूषण वर्मा से क्या आपकी कोई दुश्मनी नहीं होगी, अभी उसका नाम लिया या फिर ईडी ने प्रेशराइज किया होगा आपका? मतलब आपका ही नाम क्यों लिया? आप सवाल सही कर रहे हैं, गलत व्यक्ति से कर रहे हैं। चंद्रभूषण जो बात चंद्रभूषण वर्मा से पूछनी चाहिए मुझसे क्यों पूछ रहे? मुझसे क्यों पूछ रहे? अरे मेरा राजनीतिक सलाहकार हूं, मैं सर्वज्ञाता नहीं हूं भाई। मोर मूड में देवता नहीं कहलाते। आगे भी जाना हो गया मैम, सवाल तो हो गया आपका। इतनी जल्दी में है कि इनकी प्रेस रिलीज से पहले न चंदेल जी की प्रेस रिलीज आ जाती है, यही लिखते हुए। हाँ, आखिरी सवाल ये क्या है? हाँ बताइए सर, बताइए होता जी। ये पहले खुलना पे आए, फिर शराब पे आए, फिर सट्टा पे आए। क्या सरकार की चरित्र हनन करने के लिए वो ये सारे चीजों पे आपकी सरकार को इन्वॉल्वमेंट बनेगी? ये ईडी या बीजेपी साजिश कर रही है, क्या कोशिश कर रही है? अभी भी शंका है। मतलब आपको अभी भी शंका है तो मुझे चलिए आगे का मेरा सवाल है, तो इसका मतलब है ये सत्ता के बाद क्या एलिगेशन लग सकता है पीछे के लिए? मैं कौन से कपड़े पहनता हूँ, कौन सी सब्जी खाता हूँ, इस पे भी आ सकते हैं वो। पहले आ चुके हैं। आखिरी सवाल अंकुश जी। आखिरी सवाल। आखिरी सवाल अंकुश मुझे जी का। जाना है तो आप सबको भी जाना है। एक बहुत फेमस कविता है, गूगल कर लीजिएगा, निमोलर की कविता है। वो एक दिन आप तक भी पहुंचने वाले हैं। अगर आप आज आवाज नहीं उठाएंगे तो आप तक भी पहुंचेंगे। वो ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ने वाले हैं जो उनके पक्ष में नहीं खड़ा है। इट इज अक्टूबर 2022 October. During that period, I was in Himachal in election. When I came back, this magazine was shown to me by my wife. Then I started inquiring about it, and in December I filed the complaint. Thank you very much. ठीक, धन्यवाद। Thank you very much. Thank you.